अमेरिका, यूएसए, दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट। यहाँ पे आपको NYSE और साथ में NASDAQ जैसे बड़े बड़े एक्सचेंज मिल जाएंगे जिनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 3,280 लाख करोड़ रुपए है। अरे देवा! वहीं पे अगर आप इंडिया में आओगे तो NSE, BSE जैसे एक्सचेंज हैं। NSE का मार्केट कैप 268 लाख करोड़ है, BSE का 280 लाख करोड़, टोटल मिलाओगे तो 500-550 लाख करोड़ आता है। तो मतलब अमेरिका की स्टॉक मार्केट इंडिया की स्टॉक मार्केट से करीब 6 गुना बड़ी है। 600% का फर्क है। लेकिन इन दोनों मार्केट्स में और फर्क क्या है, किस तरह के यहाँ पे ब्रोकर्स काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है, उनको क्लाइंट्स कितनी ब्रोकरेज कमा के देते हैं, उनके पास कमाने के तरीके और कैसे हैं, इनकी एप्स किस तरह से चलती हैं, कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग करती हैं, कौन से वो ब्रोकर्स हैं जो कि मार्केट में ज़्यादा ट्रेडर्स को लेके बैठे हैं, जैसे इंडिया में हैं बड़े बड़े ब्रोकर्स, वहाँ पर कैसा सिचुएशन है। इस वीडियो में अमेरिका की स्टॉक मार्केट को इंडिया की स्टॉक मार्केट के साथ बेंचमार्क करके देखेंगे कि किस तरह से ये दोनों कंट्रीज काम करती हैं जहां तक स्टॉक मार्केट की बात है। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखो, शुरुआत तो सेबी से ही करेंगे। हालांकि सेबी इंडिया में 1988 में एस्टेब्लिश कर दिया गया था, लेकिन इसको टोटल कंट्रोल, टोटल पावर 1992 में दिया गया था जब हर्षद मेहता केस हुआ था। लेकिन अमेरिका का सेबी मतलब SEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, 1934 में ही आ गया था, क्योंकि 1929 में एक बहुत बड़ा रिसेशन आया था। तब जरूरत पड़ी थी कि मार्केट को मैनिपुलेट करने वाले बहुत सारे लोग आ गए हैं, कोई ना कोई लेवल पे रेगुलेशन करनी पड़ेगी। अब देखिए किस देश में कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा काम कर रही हैं, ज्यादा मार्केट कैप वाली ज्यादा कंपनियां हैं। जैसे इंडिया में फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, मिनरल्स, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर, नॉन ड्यूरेबल जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं। और वहीं पे अमेरिका में टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की बहुत सी कंपनीज हैं, लेकिन इनका इंडिया के साइज के हिसाब से बहुत फर्क है। इसके अलावा यूएस में इलेक्ट्रिक, हेल्थ, रिटेल की बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि कंज्यूमर्स के पास से अच्छा खासा पैसा कमाती हैं और खुद भी बहुत बड़ी हो चुकी हैं। अब यहाँ पे थोड़े नंबर्स की बात कर लो। इंडिया का टेक इंडस्ट्री बैठा है 28 लाख करोड़, मतलब 28 लाख करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर। वहीं पे अमेरिका में ये नंबर 820 लाख करोड़ है। इंडिया के फाइनेंस सेक्टर का मार्केट कैप है 72 लाख करोड़, यूएसए 738 लाख करोड़। वहां का इलेक्ट्रिक टेक ही 650 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है। हेल्थ स्पेस करीब 500 लाख करोड़ के ऊपर। अब इसे पता क्या लगता है, अमेरिका और इंडिया के टेक्नोलॉजी स्पेस में करीब 30 गुना का फर्क है, फाइनेंस स्पेस में करीब 10 गुना का। फोकस इज मोर टुवर्ड्स हेल्थ, फोकस इज मोर टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक स्पेस। जब यूएस की स्टॉक मार्केट बात आती है, इंडिया में अभी भी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के ऊपर फोकस है, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एफिशिएंट किया जा सकता है। बट जहाँ तक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की बात है, अभी भी इंडिया में बहुत लिमिटेड स्पेस है, बहुत कम कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट की तरफ देख भी पाई हैं। अभी वो स्टार्टअप स्पेस पे ही है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट स्पेस में अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ नई कंपनियां जो नए सेक्टर्स में आएंगी, नई टेक्नोलॉजी पे काम करेंगी। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम होपफुली इंडिया का रिटेल ट्रेड अभी ऐसी बड़ी बड़ी इंडिया की कंपनी में भी पैसा लगा पाएगा। अब जहाँ पे अमेरिका की पॉपुलेशन है 33 करोड़, इंडिया की 140 से 145 करोड़। अब अमेरिका की पॉपुलेशन का 55% हिस्सा, मतलब करीब 18 से 20 करोड़ लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं। इंडिया में वो नंबर काफ़ी पीछे है। इंडिया में करीब 11 करोड़ डीमेट अकाउंट्स हैं, उसमें से 4.25 करोड़ डीमेट अकाउंट ही एक्टिव हैं, मतलब जहाँ पे ट्रेडिंग एक्चुअल में होती है। अब इसमें भी एक्टिव ट्रेडिंग का डेफिनेशन अलग अलग होता है। अमेरिका में एक्टिव ट्रेडिंग का मतलब है कि महीने में कम से कम एक ट्रेड किया जाना चाहिए। कई ब्रोकर्स तो कहते हैं कि 4 से 5 ट्रेड करोगे तो आपको एक्टिव मानोगे एक महीने के अंदर। हालांकि इंडिया में डेफिनेशन का मतलब है कि 6 महीने में ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप एक ट्रेड भी कर दोगे तो आपको एक एक्टिव ट्रेडर मान लिया जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले सेबी की एक रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया था कि एवरेज प्रॉफिट इंडिया में कितना है। अब 11% लोग प्रॉफिट करते हैं, दैट्स वन F&O में, बट उसमें एवरेज प्रॉफिट देखा गया था करीब 1.5 लाख रुपए का। अब इंडिया का नंबर तो देख लिया आपने। अमेरिका में जो लोग प्रॉफिट में हैं उनका एवरेज प्रॉफिट इज समवेयर इन द रेंज ऑफ 72 लाख रुपए से शुरू होकर करीब 1-1.5 करोड़ रुपए तक जाता है। अब इसमें फ़र्क क्यों है? अब फ़र्क ऑब्वियसली बहुत सारे रीजंस हैं। बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, सिंस 55% लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो बहुत लोग आपस में बात करते होंगे, सीख के ट्रेडिंग करते होंगे। लेकिन इंडिया में तो बात होती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में प्रॉफिट कैसे कमाऊँ और ऑप्शन ट्रेडिंग में जल्दी से अमीर कैसे बनूँ। नथिंग टू डिमीन बट मोर और लेस दैट इज़ द रियलिटी ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। और इंडियन स्टॉक मार्केट की रियलिटी से ज़्यादा ये रियलिटी इंडिया के स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स की है, जो कि शुरुआत में ही ऐसे कदम रखते हैं जिसकी वजह से 90% लोग नुकसान में रहते हैं। अच्छा चलो मैं डाइवर्ट हो जाऊँगा, वापस आ जाते हैं कि इंडिया की स्टॉक मार्केट में और यूएस की स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स कितने हैं। अब इंडिया में देखिए 300-400, जो आप सेबी की वेबसाइट पर जाके खुद चेक कर सकते हैं, NSE पे भी रजिस्ट्रेशन दिख जाएगा। 300 से 400 ब्रोकर्स हैं। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि 1600-1800 ब्रोकर्स हैं, बट इसमें छोटे मोटे ब्रोकर जो कि लाइसेंस लेके बैठे हैं
हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स नहीं हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे। जो एक्टिवली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करवाते हैं उनकी बात अगर हो, जो NSE की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है, अराउंड 300 to 400 का नंबर है। USA में ये नंबर करीब 4,500 स्टॉक ब्रोकर्स का है। तो अमेरिका के जो टॉप ब्रोकर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला जो ब्रोकर आया था ना अमेरिका में, वो आया था 1914 में, करीब 109 साल पहले। अभी जो फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकिंग कॉन्सेप्ट है वहाँ पे भी है। वहाँ पे ब्रोकरेज के अलावा बहुत सारे तरीके हैं ब्रोकर को पैसा कमाने के। बहुत सारे ऐसे सेगमेंट होते हैं जहाँ बहुत सारे ब्रोकर ब्रोकरेज चार्ज ही नहीं करते, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में ठीक ठाक पैसा कमाते हैं वहाँ पे भी। अच्छा, इन ब्रोकर्स के नाम कौन से हैं? आपको चार्ल्स श्वाब मिल जाएगा, TD अमेरिट्रेड, E-ट्रेड, रॉबिनहुड, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स। ये 5 बड़े ब्रोकर हैं हमारे यहाँ, जैसे ज़ीरोधा है, एंजल है, अपस्टॉक्स है, ग्रो है, ICICI डायरेक्ट है, ऐसे और भी बहुत सारे नाम आ जाएंगे। तो ये उस लेवल के आते हैं, लेकिन इनका जो नंबर है ना, नंबर बहुत अलग लेवल के हैं। नंबर ऑफ ट्रेडर्स अलग है, रेवेन्यू अलग है, प्रॉफिट अलग है। मतलब जैसे इंडिया में जो टॉप ब्रोकर है ज़ीरोधा, उसका रेवेन्यू आज की तारीख में रेवेन्यू 5,000 करोड़ के करीब है। वहाँ का जो टॉप ब्रोकर है ना, उसका जो रेवेन्यू है ना 1 साल का ना, वो 2.25 लाख करोड़ रुपए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ल्स श्वाब। उसका 2.25 लाख करोड़ का। ऐसा नहीं है कि जो दूसरे नंबर का ब्रोकर है वो बहुत दूर है, नहीं। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स का 1.65 लाख करोड़ का रेवेन्यू है। TD अमेरिट्रेड का 50,000 करोड़ का, रॉबिनहुड का करीब 10,800 करोड़ का, E-ट्रेड उसका करीब 25,000 करोड़ रुपए का। ये सब रेवेन्यूज है। प्रॉफिट के नंबर भी ठीक ठाक लेवल पर मार्जिन ये कमाते हैं, प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं, पुरानी कंपनियां हैं। लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में 5,000 करोड़ का ज़ीरोधा है, 1,033 करोड़ का मोतीलाल ओसवाल है, ICICI डायरेक्ट भी मोरलेस सिमिलर लेवल पे है। अपस्टॉक्स का रेवेन्यू करीब 1,000 करोड़ है, ग्रो का करीब 425 करोड़। तो यहाँ पे नंबर्स देखिए और वहाँ पे नंबर्स देखिए, बहुत बड़ा फर्क है। और सिर्फ रेवेन्यू पे फर्क नहीं है, नंबर ऑफ क्लाइंट की बात भी मोरलेस कंपैरिजन बहुत अलग है। अब ज़ीरोधा के पास इंडिया में सबसे ज़्यादा क्लाइंट है, 62 लाख। वहाँ पे चार्ल्स श्वाब के पास करीब 3 करोड़ 39 लाख क्लाइंट है। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट के पास करीब 4 करोड़ 9 लाख क्लाइंट्स हैं। तो दी क्वांटम इज वेरी डिफरेंट। मतलब जो टॉप 5 ब्रोकर है ना, सबका ही 1 करोड़ प्लस तो है ही क्लाइंट बेस। तो जो टॉप 5 है ना, उसमें जो टॉप 4 हैं सबका 1 करोड़ प्लस एक्टिव क्लाइंट बेस है। E-ट्रेड ही है जिसका 52 लाख है। अब वैसे तो इंडिया में भी अपस्टॉक्स का सेकंड नंबर पे है अपस्टॉक्स, उसके 52 लाख क्लाइंट हैं, ग्रो के करीब 40 लाख क्लाइंट हैं, एंजल के भी मोर लेस सिमिलर नंबर्स ही हैं। बट जो चीज़ एक सिमिलर चीज़ है दोनों में वो ये है कि जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं वो मेजर मार्केट को संभालते हैं। ये चीज़ अमेरिका में भी दिखती है। इनफैक्ट टॉप 10 जो ब्रोकर्स हैं ना, वो मोर लेस 60% एक्टिव क्लाइंट बेस को संभाल लेते हैं। अब मैं थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ आपको US के स्टॉक ब्रोकर्स की, जहाँ तक ब्रोकरेज या पैसा कमाने की बात आती है। सबसे पहले तो रॉबिनहुड नाम का एक ब्रोकर है, पूरा फुल ऑन डिस्काउंट ब्रोकर है। इंडिया के ज़ीरोधा या फिर या ऐसे ब्रोकर्स अपस्टॉक्स, इनके साथ इनको कंपेयर किया जा सकता है। हालांकि रॉबिनहुड तो आपको बहुत सारे सेगमेंट्स में कोई ब्रोकर चार्ज नहीं करता। इनफैक्ट अगर आप उनके साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा रखते हैं तो साल के 4.5% आपको वो FD के तौर पे, जैसे FD आपको 6-7% देती है ना, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा है रॉबिनहुड उसका 4.5% रिटर्न आपको एज इट इज दे देता है, जो कि अनइन्वेस्टेड अमाउंट है। जो ऐसे ही ट्रेडिंग अकाउंट में खुला पैसा पड़ा है उस पर आपको 4.5% का रिटर्न रॉबिनहुड देता है। इसके साथ साथ आपको $1.2 मिलियन, मतलब करीब 10 करोड़ रुपए तक की इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। मतलब आपके अकाउंट में अगर 10 करोड़ रुपया है तो उसका वैल्यू का इंश्योरेंस, मतलब उसकी सेफ्टी की इंश्योरेंस वो खुद आपको देगा कि अगर वो पैसे में कुछ मुश्किल आ जाती है, कहीं उड़ जाता है, वो पैसा आपको वापस मिलेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा अच्छा कमाया जाता है। ज़्यादातर ब्रोकर आपको यहाँ पे बाकी के सेगमेंट्स में, अगर आप कैश में या इंट्राडे में बात करते हैं तो फ्री है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको $0.65 ये फीस देनी पड़ती है पर लॉट। तो थोड़ा महंगा पड़ता है, 0.65 मतलब करीब 52 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। और अगर कुछ बड़े ब्रोकर्स या फुल सर्विस ब्रोकर की तरफ जाएंगे तो ये वैल्यू पर लॉट के हिसाब से 180 रुपये तक चली जाती है। अब इसमें यह भी है कि अगर आप ब्रोकर की कोई हेल्प नहीं लेते हो, सेल्फ ट्रेडिंग करते हो, ऑनलाइन अपने आप से ब्रोकर को परेशान नहीं करते, उसकी कुछ सर्विस नहीं लेते, तो आपकी ब्रोकरेज फ्री है मेजरली इक्विटी सेगमेंट में। लेकिन अगर आपने कोई हेल्प ली, कोई एडवाइजरी सर्विस ली, तो आपको उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए कम से कम $25 देने पड़ते हैं। अब वहाँ पे तो क्रिप्टो करेंसी भी चलती है। तो रॉबिनहुड अगेन वही नाम ब्रोकर का, तो ये ब्रोकर आपको क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेडिंग अलाउ करता है। तो अमेरिका में ये पहला था, बाकी भी अब करते हैं, लेकिन अमेरिका का पहला ब्रोकर था, स्टॉक ब्रोकर था, जो कि आपको क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेड करना देता था। और वहाँ पे कई ब्रोकर्स ऐसे भी हैं जो कि आपको कहते हैं, और बड़े बड़े ब्रोकर्स की बात कर रहा हूँ, कि जो आपको कहते हैं कि आपको दिन में 3 ट्रेड प्लेस करने मिलेंगे जो कि फ्री रहेंगे, उसके बाद आपको कमीशन देनी पड़ेगी। और अगर आपको रेगुलरली अनलिमिटेड फ्री ब्रोकरेज चाहिए तो उस केस में आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कम से कम 20 लाख रुपया होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप छोटे ट्रेडर हैं तो वो कह रहा है कि आप 3 ट्रेड कर लो, क्यों ब्रोकरेज देते हो? ब्रोकरेज दे दो ही मत हमें। लेकिन अगर आप ओवर ट्रेडिंग करने के चक्कर में और आप
छोटे ट्रेडर हो, पैसा भी कम है, तो ओवर ट्रेडिंग करने से बचाता है। 19-20 लाख रुपए आपको डालना पड़ेगा। इससे पता लगता है कि आपके पास कैपिटल है, आप ठीक ठाक लेवल के ट्रेडर हो, आप थोड़े सीरियस हो। उस केस में आपको कहता है कि आप दीजिए 19 लाख रुपया या 20 लाख रुपया हमें, हम आपसे ब्रोकर चार्ज नहीं करेंगे, इनफैक्ट हम आपको 4.5% रिटर्न देंगे। अब इस चक्कर में बड़ा ट्रेडर इसके पास आता है। इट इज़ अ विन विन फॉर बोथ काइंड ऑफ, ट्रेडर का भी फायदा हो गया और यहाँ पे ब्रोकर का भी। और यहाँ पे बड़ा रोबो एडवाइजरी चलता है इंडिया में, तो वहाँ पे भी है। तो रोबो एडवाइजरी के लिए एक बेसिक रूल है वहाँ पे कि अगर आपके पास 20 लाख रुपया है तो आपको कोई पैसा नहीं देना। 20 लाख तक की आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम फ्री करके देंगे, रोबो एडवाइजरी आपको फ्री मिलेगी। लेकिन अगर आप उसके बियॉन्ड जाते हैं तो उस केस में आपको करीब 2,500 रुपये की, डॉलर नहीं, 2,500 रुपये तक की फीस देनी पड़ेगी। अब फिर अमेरिका के ब्रोकर पैसा कमाते कैसे हैं? देखिए, पहली बात तो इनके पास क्वांटम बहुत है, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, तो वॉल्यूम में इनको ये चीज़ें ऑफर कर सकते हैं। अगर इनको ये छोटी फीस भी चार्ज करेंगे तो इनके पास लाखों करोड़ों क्लाइंट्स हैं, छोटे से छोटे ब्रोकर के पास भी। ये पैसा कमाते हैं एसेट मैनेजमेंट से, पोर्टफोलियो सर्विसेज से, एडवाइजरी सर्विसेज से। बहुत मैच्योर है, मतलब ऑनेस्टली वहाँ पे भी होंगे इंदौर जैसी, गुजरात जैसी एडवाइजरी सर्विसेज, लेकिन वहाँ का जो ट्रेडर है वो थोड़ा सा मैच्योर है, थोड़ा सा अवेयर है, इन चीज़ों से काफ़ी आगे निकल चुका है। तो वो ऐसे जल्दी अमीर होने के चक्कर में अपने पैसे नहीं फंसाता है कहीं पे। कहीं होंगे वैसे आउटलायर्स, वहाँ पे भी नुकसान होता होगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा सा मैच्योर ऑडियंस निकलता है। एंड दे लूज लेस मनी एंड दे मेक मोर मनी बाय द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज, जो कि यही ब्रोकर्स देते हैं, उसकी ये फीस लेते हैं। अब देखिए, जब आप प्रॉफिट एक्चुअल में कमाएंगे तो उसका थोड़ा फीस देना, दे अंडरस्टैंड दिस, वो पता है उनको कि हमें एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, तो उस केस में वो ब्रोकर को पैसा देते हैं। देन वी हैव एल्गो ट्रेडिंग। अब एल्गो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? इंडिया में करीब 17% लोग हैं जो एल्गो ट्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। यूएसए में ये नंबर 70% है, 70। तो मेजरली 10 में से 7 लोग एल्गो ट्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ट्रेडिंग ऐप्स होती हैं वो कंप्लीटली ओपन एपीआई इंटीग्रेशन के लिए बनी होती हैं। वहाँ पे बेसिक ट्रेडिंग कोई करता ही नहीं है, मैनुअल लेवल की ट्रेडिंग बहुत कम होती है। तो जब आप ऐप देखेंगे ना, जो कि मैं अभी दिखाऊंगा आपको, वो ऐप बहुत बेसिक होगी। आपको होगा कि इसमें कोई फीचर ही नहीं है, कुछ एनालिसिस करने के लिए नहीं है मेरे पास कुछ। मैं खुद से अगर ऐप में जाऊँ तो मेरे पास मेन्यू में बहुत सारे फीचर्स दिखते हैं आज की इंडिया की ऐप में, कोई भी ऐप में जाओगे, लेकिन इसमें आपको कहेंगे कि ये 4 चीज़ें ही मिल रही हैं। और अगर आप कहोगे यार यहाँ पे तो इंडिया में GST, STT ये सब भी होता है, तो वहाँ पे अमेरिका में क्या है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे भी वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द वैल्यू, के कितने वैल्यू का ट्रेड कर रहे हैं आप। तो वहां पे भी $0.02 पर लॉट के हिसाब से भी आपको जो उनका रेगुलेटरी फीस है वो देना पड़ता है, एंड दैट इज प्रीटी मच इट। और अगर नॉर्मल टैक्सेशन की बात भी करें दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंडिया में लगता है आपको 15%, जितना भी आप प्रॉफिट कमाते हैं 1 साल के अंदर अंदर स्टॉक को खरीद के बेच देते हैं। यूएस में ये नंबर डिपेंड करता है आपके इनकम टैक्स के ब्रैकेट के ऊपर। तो जो ब्रैकेट में आपका सैलरी है, ओवरऑल कितना पैसा कमाते हैं, उसके बेस पे डिसाइड किया जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो इंडिया में जो आपको लगता है वो 10% या 20% लगता है, डिपेंडिंग अगेन 2 ब्रैकेट हैं ये। वहीं पे यूएस में ये नंबर 0 से फिर 15 से 20% तक चला जाता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट दैट यू मेड। तो ये है TD Ameritrade। तो जैसे आप इनके ऐप में जाते हैं तो मार्केट्स टैब है, वॉच दिस टैब है। आप कहेंगे क्या ही है यार ये सब। अभी मैं जैसे आपको इंडिया की ट्रेडिंग ऐप दिखाऊंगा तो आप कहेंगे हाँ इसको कहते हैं, इसको देख के मज़ा ही नहीं आएगा। इट वोंट फील लाइक दैट यू ट्रेडिंग ऑनेस्टली। न्यूज़ देखना, स्टफ लाइक दिस, चार्ट्स इस तरह से देखना, it really won't make any sense for you to use these kind of applications directly। अब देखिए, कोई स्टॉक देखना है मुझे तो ये उसके डिटेल्स हैं, मैं चार्ट पे टैप करता हूँ तो चार्ट कुछ इस तरह से खुलता है। ये सर्च है, सर्च आइकन है, ये मैं प्लस कर रहा हूँ तो मैं वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। मैं फ़िल्टर लगाऊंगा शायद इसके थ्रू। गॉड यार, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, अकाउंट खोल सकता हूँ, सेटिंग्स हैं यहाँ पे मैं इसका डिस्प्लेसमेंट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ टाइम। आई होप कि जब मैं इसमें लॉग्ड इन यूज़र की तरह काम करूँगा तो कुछ अलग होगा। इंडिकेटर्स ये सारे आ गए आपके। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं शायद इंडिया की ट्रेडिंग ऐप्स इज़ नेक्स्ट लेवल यार। इंडिया की सबसे बकवास ऐप इनकी सबसे टॉप ऐप के बराबर होगी फॉर दैट मैटर। हाँ, कंपैरिजन कर सकता हूँ, या कुछ अच्छी चीज़ें ये हैं कि मैं यहाँ पे कुछ मल्टी चार्ट एनालिसिस या अलग अलग स्टॉक्स को इकट्ठे एनालाइज कर सकता हूँ। तो दैट इज़ देयर, एंड ये सब चीज़ें सारी ऐप्स में मोरलेस मुझे मिलती हैं। और अभी इंडिया की ऐप देख लो, मतलब भर रखा है। इंडिया की ऐप ट्रेडिंग ऐप कम लगती है, ई कॉमर्स ऐप ज़्यादा लगती है।
मतलब अगर मैं कुछ स्टॉक पे टैप करता हूँ तो देखिए बाय एंड सेल, कितना इंट्यूटिव एपीआई, कितना इंट्यूटिव यूआई है रादर। मार्केट डेप्थ दिख रहा है, OHLC दिख रहा है, फंडामेंटल करना है, टेक्निकल करना है, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन दिख रही है। मैं यहाँ पे अगर गलती से तो नहीं, बट अगर मैं यहाँ पे निफ्टी 50 लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे टैप करता हूँ दोस्तों, फिर मैं जाता हूँ ऑप्शन चेन के ऊपर। ये बातें देख के मज़ा अलग आता है, ये चीज़ें अलग दिखती हैं, इसमें लगता है कि मैं घर आ गया हूँ शायद। मतलब आप चार्ट्स देख लो, आप फिल्टर्स लगा के, स्कैनर्स लगा के देख लो, आप मार्केट में देख लो कि किस तरह से मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, रेशियोज पे टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। मतलब आप ऐप में जाओगे ना तो आप मेन्यू पे टैप करते हो तो कम से कम 20 ऑप्शन आपको देखेंगे कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, रिसर्च देखूँ, कस्टमर सर्विस को फ़ोन करूँ, मैं चैट कर लूँ, मैं फिगर आउट कर लूँ कि अगर मेरे को अपने आप से एनालिसिस करना है तो मैं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें आपको यूएस की ऐप में नहीं दिखेंगी। तो दोस्तों ये था ओवरऑल एनालिसिस किस तरह से यूएस की स्टॉक मार्केट, जो बहुत मेमथ लेवल पे मैच्योर मार्केट है, बहुत पुराने समय से है, बहुत कुछ देख चुकी है। यूएस ऑब्वियसली एक डेवलप्ड वर्ल्ड है, एक उनका जो ऑडियंस है, उनका जो यूज़र बेस है किसी भी इंडस्ट्री का, वो काफ़ी क्लियर है कि उसको क्या करना है। यूएस जैसी डेवलप कंट्री के फंडामेंटल्स मतलब बचपन से ही पता होता है कि बच्चे को क्या करना है, शुरू से उसको स्टॉक मार्केट की या फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी इंटरेस्ट होता है, चॉइस होता है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी डिसाइड करता है कि वो यूज़र आगे चल के कस्टमर कैसे बनेगा, किस तरह से इंडस्ट्री में जाएगा, किस तरह से डिसीजन लेगा। तो स्टॉक मार्केट की भी एक इंडस्ट्री है, उसमें भी एक यूज़र आता है, वो ट्रेडर बनता है, इन्वेस्टर बनता है, नुकसान खाता है, प्रॉफिट कमाता है। वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। यहाँ पे बैकग्राउंड का भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि आगे चल के ये नंबर्स के रूप में कहीं ना कहीं बयां होता है। लेकिन फिर भी होपफुली आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि यूएस की स्टॉक मार्केट और इंडिया की स्टॉक मार्केट में क्या फ़र्क है। आइडिया वाज टू गिव दिस इंफॉर्मेशन टू यू, ताकि आपको पता रहे कि क्या चल रहा है दुनिया में, किस तरह की बेंचमार्किंग हम कर सकते हैं, कंपैरिजन हम कर सकते हैं, बाकी की दुनिया की ब्रोकर्स कैसे हैं, पैसा क्या है, क्लाइंट्स क्या है, यहाँ का ट्रेडर क्या है, यहाँ पे क्या चल रहा है। होपफुली दिस वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, लेकिन आप जरूर बताना कि आपको ब्रोकर्स की, अमेरिका के ब्रोकर्स की और इंडिया के ब्रोकर्स की एप्लीकेशंस में और ब्रोकरेज में क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी, क्या फ़र्क लगा, और एप्लीकेशंस में क्या बेहतर लगा इंडिया के ऐप्स में, और क्या अच्छा लगा यूएस की ऐप्स में भी, अगर कुछ अच्छा लगा हो। अपने व्यू पॉइंट जरूर बताना दोस्तों, उससे हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत एक हिम्मत मिलती है, एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हम और तरह से किस डायरेक्शन में रिसर्च करें। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।